हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आंचल प्रजापति, अदिति जायसवाल, रोयल देवनायक, शोभा कुमारी, मान्यता धीरवान, शिया सिंह, मनीष, बहुत बढ़िया, सोनिका सिंह, मुकेश, अंकित, शालिनी, सोनिका, राहुल, हिम्मत, भानु यादव। चलिए, मुकेश जाट, सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। हम रोज शाम 4 बजे एक बेहतरीन सा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे होते हैं और हम लोगों का जो टारगेट है वो एसएससी के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए एक जनरल प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा होता हूं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस को ठीक उसी तरीके से रख रहे होते हैं, उसी तरीके से उसका लेवल जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं जिस तरीके से आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, लड़ाई जो है वो 50/50 की है प्री में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। बहुत देर आपने मस्ती कर ली है ना, कमेंट बॉक्स में भर दिया आपने, पूरा कमेंट बॉक्स बहुत देर से आप भर रहे हैं। अब फटाफट से मुझे जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के प्लॉट के कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी जो है वो चर पाएगी। जिसमें बकरी जो है वो चर पाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, देखें एक बार। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे √3/4 a स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा। आप देखेंगे 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 64 √3 आ जाएगा। उसके एक कोने में बकरी बंधी हुई है, यानी कि पूरा एरिया का 6 हो जाएगा, पूरे सर्किल का एरिया 6 हो जाएगा मेरे भाई। अगर उस भाग का एरिया निकालोगे तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10.5 मीटर, रस्सी से है तो 10.5 का स्क्वायर, इनटू मेरे प्यारे दोस्त यहां पे 6 लिखा हुआ है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। आपने कहा जी पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 15 चौका 60 होगा मेरे भाई। 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। अच्छा, मैं यहां से देखूं तो अब आप क्या कहेंगे, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 0 0 5 और 11 एकम 11 हो जाएगा, 115.5/2 हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब उसने पूछा त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी, ये क्या फालतू काम कर रहे हैं। जिसमें बकरी चर पाएगी, जिसमें बकरी चर पाएगी, तो बकरी जो चर पाएगी, क्योंकि एक एंगल होता है 60 डिग्री का, बकरी जो चर पाएगी इतने भाग को चर पाएगी। हमें इतना करने की आवश्यकता थोड़ी ना थी। पाई आ रहा है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 2 8, 5 और 2 7, ये 11 का मल्टी 6 और 2 8, 5 2 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 7 12, 7 5 12, ये 11 का मल्टीपल है। 5 और 7 12, 5 और 1 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। 6 क्यों लिया है बेटा, किसी भी सेक्टर का एरिया जो निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां 60 होगा, 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार आएगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमने इससे निकाला है। इतना सब कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट 11 से डिवाइड करके देखना था। ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है। फटाफट से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या हो जाएगा। आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। भाई साहब, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है।
इन दोनों से कटने वाली संख्या 36 होगी। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, यानी ये एक दिन में 5 काम करेंगे तो 4 दिन में वो 20 काम कर देंगे। जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, बी को हटा दिया गया, सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। बचा कितना काम था? 16 काम। 4 दिन द्वारा 4 दिन में पूरा किया है तो एक दिन में 4 काम हुआ होगा। ये ए और सी ने एक दिन में 4 काम किया है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो क्या सी एक दिन में 1 काम करेगा? अब क्वेश्चन ने पूछा है सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में करेगा, यानी 36 का 50% 18 काम कितने दिन में करेगा। तो सी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 18 काम कितने दिन में कर देगा? आपका जवाब होगा 18 दिन में। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। देखिए, 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः इतने बजे प्रस्थान करती हैं और उनकी चाल ये दी गई है। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? अच्छा ये बताइए, ये वाली ट्रेन जो है आधा घंटा पहले चल चुकी है इससे, तो आधा घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? यानी पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी से 55 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी। 1 घंटे में 110 किलोमीटर तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर। कितने समय बाद ये इसे पकड़ लेगी? तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे रिलेटिव स्पीड होता है। दूरी कितनी है? 55 किलोमीटर। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा, यानी कि ये हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 6 बार। अब मुझसे पूछा है कितनी दूरी पर ये इसको पकड़ लेगी, वो दूरी पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर चाल की गुणा समय में कर दोगे तो वो डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगी जितनी डिस्टेंस पे पकड़ी गई होगी। आपने कहा 2 से काटा 70 बार, 2 से काटा 3 बार, 770 बटे 3 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 770 बटे 3। अब आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए मेरे भाई। 3 दूनी 6 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 2 बचेगा, 3 छिंग 18 होगा। यानी इतने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल रही होंगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले ये ट्रेन 11 बजे चली थी, ये ट्रेन 11:30 बजे चली है। जब तक ये चली होगी ये आधा घंटा चल चुकी होगी, आधा घंटे में 55 किलोमीटर आगे आ गई होगी। कितने समय में पकड़ लेगी? दोनों के बीच की दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा। इतने समय बाद ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी। अब उसने कहा इतने समय में कितनी दूरी तय हो जाएगी, तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल ये है, इतने समय में इतने किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सोच पाएंगे क्या? क्या कोई है ऐसा प्राणी जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच पाए? क्या कोई है ऐसा प्राणी जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच पाए? बस, है ना? फटाफट मुझे बताएंगे क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आप लोग। आंसर तो देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन तुक्का आपके कमेंट्स में साफ झलक रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी आंसर कैसे आ पाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। क्या दोनों वैल्यूज को जोड़ के 0 कब आ सकता है? 2 स्क्वायर को जोड़ के 0 कब आ सकता है? तब आ सकता है जब ये दोनों अपने आप में 0 होंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 0 हो जाता है तो क्या इसकी वैल्यू k हो जाएगी? अगर ये 0 हो जाता है तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो p हो जाएगी? और मेरे प्यारे दोस्त, इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। क्यूब करिए मेरे भाई, क्या इसका क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दोगे तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी? और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? k दी गई है।
अब आपसे k अपॉन p पूछा है तो दोनों जगह से p कॉमन ले दो, यहां क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो k अपॉन p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 3। है ना, है धांसू क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा अटपटा सा लगेगा जब एग्जाम में आएगा, लेकिन अप्रोच क्या रखनी है मेरे भाई, अप्रोच ये रखनी है कि अगर दो स्क्वायर का सम 0 आ रहा है तो मेरे भाई वो दोनों स्क्वायर अपने आप में 0 होंगे। ठीक है, फटाफट बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, और थीटा जो है वो पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे पॉजिटिव होंगे, तो वो आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। इतनी जल्दी आंसर थोड़ी ना आएगा जितनी जल्दी आपने दे दिया। अच्छा, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आप इसे लिख देंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, और वो जो 4 साइन स्क्वायर थीटा था वो इस 4 कोस स्क्वायर थीटा के साथ मिलके 4 बना लेगा मेरे भाई। इधर 5 दिया हुआ है, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, और स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या, आपने कहा कोई समस्या नहीं। पाकिस्तान कैसा है, भूखा नंगा प्यासा सब कुछ है, और अपना हिंदुस्तान कैसा है, हरा भरा है मेरे भाई। अब साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा √2। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के रूट कर दीजिए, बेस आ जाएगा। अब मेरे भाई सारी वैल्यू रखते चले जाइए। सेक थीटा बताइए मुझे क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है √3 और बेस कितना है √2 दिया हुआ है, प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है √2 और परपेंडिकुलर कितना है 1 दिया हुआ है, माइनस √3 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होता है √2 और हाइपोटेनस कितना है √3, ये कट जाएगा। √3 3, 3 और 1 4, 4 बटे √2 मतलब ऊपर आने वाला है 2√2, ऊपर आने वाला है 2√2 और नीचे ये हो जाएगा 2 माइनस √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब ये दे रहे थे वो एक महज तुक्का था मेरे भाई, केवल आप लोग यहां तुक्के का यूज कर रहे थे, ना तो इतनी जल्दी इसका आंसर आता और ना उसका आंसर वो सही था जो आपने दिया था। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जल्दी से बताइए। नहीं, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका बता रहा हूं मैं, उनका बता रहा हूं जिन्होंने एकदम क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दिया था। बीडी और सीई ट्राइंगल एबीसी के मीडियंस हैं जो कि ए पर समकोण है, यानी एक एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ए पर क्या दिया भाई, इसे चलाना। एबीसी क्या है, एक आप लोगों के सामने राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, बीडी जो है ये आपका मीडियन है, ये वाला मीडियन दिया हुआ है, और सीई भी क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। आप लोगों से कहा है कि यदि सीई की लेंथ इतनी है, सीई की लेंथ मतलब ये लेंथ दी हुई है, बीसी की लेंथ दी हुई है, और आप लोगों से बीडी की लेंथ पूछी है। क्या आप थ्योरम जानते हैं, 4 टाइम्स ऑफ बीडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर। क्या ये थ्योरम जानते हैं?
अगर इन दोनों मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 गुना जो है वो हमेशा इसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ये थ्योरम आपको देखनी होगी। अब यहां मेरे भाई रख दीजिए बीडी स्क्वायर कितना होगा। बीडी कितना दिया है, बीडी तो आपसे पूछा है मेरे भाई। अच्छा सी स्क्वायर बता दीजिए कितना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 13 का स्क्वायर 13 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 बीसी स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 125 हो गया। यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त ये बीडी स्क्वायर है। अब ये 125 यहां लिखा हुआ है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपने कहा जी 25 गुणा 13/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नीचे 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 तो इसी में आ रहा है, 2 तो इसी में आ रहा है, और तो कहीं 2 नहीं आ रहा है, तो 2 इसी में आ रहा है, तो इसी को टिक कर देंगे। फिर भी सॉल्व कर लीजिए। क्या दोनों जगह से 25 कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 25 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, 5 की गुणा 4 में होगी 20 हो जाएगा, माइनस 25 कॉमन लिया है तो यहां बच जाएगा 13, और मेरे भाई नीचे क्या है, 4 दिया हुआ है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट यहां लगा देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 20 में से 13 गया तो रूट 7 बचेगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे ही पता चल रहा था कि भाई साहब ये इधर आके माइनस का 4 नीचे आएगा, नीचे 4 का मतलब नीचे 2 जरूर आएगा। एक ही ऑप्शन में 2 है, तो यहां के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, यहां के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मेरी माता जी क्लास देख रही हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, एक व्यवसाय में कार्यरत भागीदार है और बी निष्क्रिय भागीदार है। पैसा लगा के निकल गया है बी भाई साहब। ए ने 30,000 रुपए और बी ने 50,000 रुपए निवेश किए। दोनों की राशि का अनुपात क्या आ जाएगा? दोनों की राशि का अनुपात 3:5 आ जाएगा। कैपिटल का रेशो 3:5 आ जाएगा। आ गया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% मिलता है। जो भी प्रॉफिट होता है सबसे पहले 20% ए को जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। बाकी को उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो 10,000 के लाभ में से बी को क्या मिला? सबसे पहले यह सोचिए कि अगर टोटल प्रॉफिट 10,000 हुआ है तो 20% ए को चला गया होगा, तो इन लोगों में जो बटा होगा वो 80% बटा होगा। अब बी का हिस्सा पूछा है, तो बी को मेरे भाई 5 रुपए मिलते हैं। कितने में से? टोटल 8 में से। बी को 5 रुपए मिलते हैं टोटल 8 में से। 8 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बी को मिलने वाली राशि 5,000 होगी। बी को मिलने वाली राशि कितनी होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 5,000 हो जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु को इसके आधार के समानांतर रंध्रे द्वारा 2 भागों में इसके शीर्ष से 1/3 लंबवत नीचे काटा जाता है। यह एक शंकु है, इसके शीर्ष से 1/3 नीचे काटा जाता है, यानी यहां से काटा जाता है। अगर ये ऊंचाई 1 है तो ये पूरी ऊंचाई जो है वो 3 है मेरे भाई। छोटे शंकु और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, छोटा शंकु और बड़े शंकु का आयतन क्या होता है? तो छोटे शंकु की ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की ऊंचाई का क्यूब होता है। छोटे शंकु की त्रिज्या अपॉन बड़े शंकु की त्रिज्या का क्यूब होता है। छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई का क्यूब होता है।
तो यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि छोटे शंकु की ऊंचाई अगर 1 है तो बड़े शंकु की ऊंचाई 3 है और इनके रेशो का क्यूब करेंगे तो मेरे भाई वॉल्यूम का रेशो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं 1/27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/27 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सोचोगे तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा सोचने पर ही। इस क्वेश्चन के अंदर सोचोगे तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में सोचने पर ही। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका मैसे जो है वो 81 है। पहले डिटेल में समझ लो मेरे भाई, अगर मैसे 81 है तो एक संख्या 81 ए होगी, दूसरी संख्या 81 बी होगी। संख्याएं जो हैं वो 500 से 700 के बीच में है, ये हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। दोनों संख्याएं 500 से 700 के बीच में है। उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, यानी इनके उल्टे का योगफल क्या होगा, वो आपसे मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहां से आप देखेंगे 81 AB यहां जो है वो किस में आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, A + B हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं दोनों संख्याओं को जोड़ के 1215 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 81 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। 1215 को 81 से डिवाइड कर दो तो क्या A + B की वैल्यू आ जाएगी। 9 एकम 9, 3 बचेंगे, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 होगा, 4 बचेंगे, 9 पंजे 45। क्या A + B की वैल्यू 15 आ चुकी है? क्या A + B की वैल्यू 15 आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अब उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझना कि दोनों संख्याएं जो हैं वो 500 और 700 के बीच में है। मुझे पता है इन दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, आप कहेंगे 15। तो वैल्यू तो बहुत सारी सेटिस्फाई करेंगी, 1 और 14 भी करेगी, 2 और 13 भी करेगी, 3 और 12 भी करेगी, 3 और 12 को काट देंगे, 4 और 11 भी करेगी, कहां तक। लेकिन आप मुझे यह बताइए 81 में कितने की गुणा करूं कि ये 500 से बड़ी हो जाए, तो आप कहेंगे 6 की गुणा करेंगे तो ये 500 से छोटी रहेगी, 7 की गुणा करने पर ये 500 से बड़ी हो जाएगी। तो A की जगह 7 रख दीजिए, B की जगह 8 रख दीजिए, दोनों को जोड़ के 15 आएगा और ये संख्या भी दोनों 500 से बड़ी आ जाएंगी। बस हो गया क्वेश्चन। A की जगह 7 रख दीजिए, B की जगह 8 रख दीजिए, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 27 बार। यूनिट डिजिट 7 को 9 9 72, 5 बटे यूनिट डिजिट, एक तो 9 का मल्टीपल होगी, एक मेरे भाई 8 का भी मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये 5 के 2 आ गया, इसमें 2 नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए और आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यही वो ऑप्शन है जो 5 यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है और ये वाला जो है ये 8 का मल्टीपल है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, तो आपने कहा जी बढ़ जाइए आगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आईसीआर टेक्नीशियन में पूछा है मेरे भाई 2 मार्च 2022 में। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए, आराम से सोच के बताना है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे करते हैं आराम से सुनना मेरे भाई, मैं डायरेक्ट करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये 95/2 के ऊपर बार है 99 लिख देंगे। मैं इस डिवाइड को गुणा में बदल रहा हूं तो अगली संख्या को मुझे उल्टा करना पड़ेगा। 105 में से 10 जाएगा, 95/90 होगा, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, 90/95 लिखना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड को गुणा में बदला है। ठीक है जी,
इस डिवाइड को मैं गुणा में बदल रहा हूं, अगली संख्या को उल्टा लिखना पड़ेगा। 409 में से 4 जाएगा, 405 बचेगा। 405 बटे 990 होगा, पर लिखना 990 बटे 405 पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा। क्यों किया है उल्टा? क्योंकि डिवाइड को गुणा में बदला है। आगे आइए, 84 बटे 99 डायरेक्ट लिखिएगा। बहुत बढ़िया। डिवाइड को गुणा में बदलिए। 93 में से 9 गए तो कितना बचा? 84 बचेगा। 84 बटे 90 होगा, लेकिन लिखा जाएगा 90 बटे 84, क्योंकि डिवाइड को गुणा में बदला है। फिर इसको गुणा में 54 बटे 99 है, लेकिन लिखना होगा 99 बटे 54। अब ये आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। काटा पीटी मचाइए। 95 से 95 को उड़ाइए, 99 से 10 बार उड़ा दीजिए, है ना भाई। 84 से 84 को उड़ाइए, 99 से 99 उड़ा दीजिए, 90 से 90 उड़ा दीजिए। ये 54 जो जाएगा ऊपर 540 हो जाएगा, और यहां क्या बचा हुआ है? 405 बचा हुआ है। 9 छिक्का 54 60 होगा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45, और 4/3 कहां लिखा हुआ है? 4/3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बेटा ऐसे नहीं, 990 कहां से आया? जब भी आपके सामने इस तरीके की संख्या लिखी होती है तो आप क्या करते हैं? पूरी संख्या को लिखते हैं, उसमें से उसको घटा देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देते हैं। तो ये ऐसे आया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कौन? ए और बी। ए और बी यहां हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई। ये ए बिंदु है और ये जो है ये बी बिंदु है। बहुत बढ़िया। वृत्त के बाहर बिंदु P से PAM और PBN क्रम से A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये PAM है, ये PBN है, ये PAM है, ये PBN दी गई है। ठीक है। दीर्घ चाप मेरे भाई, ये मेजर आर्क, ये जो नीचे वाला है छोटा वाला ये माइनर आर्क होता है, ये मेजर आर्क होता है। दीर्घ चाप AB पर बिंदु Q इस प्रकार है, यहां Q इस प्रकार स्थित है कि एंगल QAM, यानी कि QAM ये वाला एंगल कितना दिया है? 58 डिग्री दिया है। ये वाला 58 डिग्री दिया है। और आपको QBN ये वाला QBN ये वाला एंगल कितना दिया है? 50 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है? APB यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अच्छा, क्या आप थ्योरम जानते हैं कि कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है ये वाला एंगल, यही कोड जहां एंगल बनाएगी वो भी इतना ही होता है। तो अगर ये 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 58। अगर इस कोड और टेंजेंट के बीच में ये 50 है तो इस कोड ने यहां एंगल कितना बनाया? 50 बनाया। 58 और 50 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना बैठ जाएगा? 8 5 5 10 108। तो ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये भी 72 आ जाएगा। ट्राइंगल के दो कोण 144 बैठ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 44, क्या ये 36 डिग्री हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, यही आप लोगों से पूछा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सालनी भारद्वाज, गभाना, अलीगढ़। मुझे नहीं पता गुड़िया कौन हो, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक भी क्वेश्चन का जवाब ठीक नहीं दिया है। और जब मैं कहता हूं तुक्का लगाते हो तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। पहले 1000 दिया था, अब 3000 दे रहे हैं। ना 1000 ठीक था ना 3000 ठीक है। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? चलिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है जमीन पर एक बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण। जमीन पर उड़ते हुए
एक ड्रोन का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, 5 सेकंड के लिए उड़ान भरने के बाद ऊंचाई का उन्नयन कोण, 5 सेकंड बाद ये ड्रोन यहां कहीं पहुंच गया होगा। अब उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, अब उन्नयन कोण कम हो गया है, 60 का आधा हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर 1000√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ये जो ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है ये 1000√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो आपसे पूछा है कि ड्रोन द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी कितनी है। पहले यहां था ड्रोन, अब यहां पहुंच गया, ये दूरी आपसे पूछी गई है। क्या आप लोग 60 और 30 का केस जानते हैं? 30 डिग्री का केस ये कहता है कि अगर ये 1000√3 है तो ये पूरी दूरी इसका √3 टाइम्स √3 टाइम की गुणा करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 और 3 की गुणा 1000 में करेंगे 3000। जब मैं ये 3000, जब ये 60 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना। अच्छा, ये 1000√3 था, 1000√3 था ये ऊंचाई। जब 60 डिग्री का कोण होता है तो बेटा जितनी हाइट होती है उसमें √3 का डिवाइड कर देते हैं तो ये वाली लंबाई आ जाती है, ये 1000 आ जाएगी। अगर पूरी ऊंचाई में से, पूरी लंबाई में से इस लंबाई को मैं घटा दूं, पूरी लंबाई में से इस लंबाई को मैं घटा दूं तो क्या उसके द्वारा उन 5 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो 2000 मीटर उसके द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी कितनी है? यात्रा की जाने वाली दूरी जो है वो मेरे भाई 2000 मीटर है, 2000 मीटर है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था। बताइए, ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, बहुत देखा होगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपने। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं। यानी रविवार को, संडे को तो 265 दर्शक आते हैं और दिनों में बाकी 130 दर्शक आते हैं। ठीक है, सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? चलिए, दर्शक के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। वैसे तो एलिगेशन लगा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये रविवार है, ये अदर दिन है। रविवार को कितने दर्शक आते हैं? 265 आते हैं। अलग दिन कितने आते हैं? 130 दर्शक आते हैं। यहां दिनों की संख्या मुझे बता दीजिए। अगर शुरुआत जो है वो सोमवार से हो रही है तो शुरुआत के 2 दिन जो होंगे वो 5 बार रिपीट होंगे, और मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत के 2 दिन 5 बार रिपीट होंगे, और मेरे प्यारे साथी और बाकी के दिन जो हैं वो 4 बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे 4 बार आएगा, बाकी दिन जो है वो 26 बार आएंगे, है ना, बाकी दिन 26 होंगे मेरे दोस्त। अगर मेरे प्यारे साथी यहां से रेशो निकाला जाए तो ये 2 होगा, ये 13 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 265 के हिसाब से 2 दिनों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये 530 हो जाएगा। 13 169 हो जाएगा, 1690 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करिए, 16 और 5 21 और 90 और 30 120, यानी कि 2220 हो जाएगा। और टोटल दिन कितने हैं? 13 और 2 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 एकम 15 होगा, 7 बचेगा, 15 छिक्का 90 होगा, 15 छिक्का 90 क्यों होगा? 15 चौका 60 होगा, 12 बचेंगे, 15 8 120 होगा। तो मेरे भाई एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे एवरेज जो है वो 148 आ जाएगा। एवरेज जो है वो 148 आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में ट्रायंगल में गड़बड़ लग रहा है। कैसे मेरे भाई? पहले देखो, जब ड्रोन नजदीक होगा, आप कह रहे हैं इधर भी आ सकता था ड्रोन, अगर वो इधर आता ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता,
अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री तक गिर जाता है, यानी 30 डिग्री हो जाता है, तो वो ड्रोन जो है वो दूसरी तरफ ही जा रहा होगा। वो ड्रोन जो है वो दूसरी तरफ ही जा रहा होगा, यानी यहां से यहां ड्रोन पहुंच गया होगा। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सर बुक कौन सा ले? मतलब मैं अपनी बुक से अलग और कोई बुक बताऊंगा? इतनी बेहतरीन बुक निकाली हुई है, कंप्लीट अर्थमेटिक ले लो, एडवांस मैथ की बिल्कुल सेपरेट एकदम धांसू बुक है, फॉर्मूला बुक मैथ्स महारथी है ना, मैथ्स महारथी आपके पास है। तो मेरे प्यारे दोस्त कोई सी भी बुक ले लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मेरे भाई, स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल जाने में नाव को धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। 4 गुना अधिक समय लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के उल्टे के बराबर होगा? तो मेरे भाई उसने कहा है कितना 4 गुना अधिक समय लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं? CND लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 2x हो जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्त तो 2y नीचे हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा स्थिर जल में एक नाव की गति, यानी x की वैल्यू उसने 6 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.2। तो धारा की गति पूछी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3.6 हो जाएगी। ठीक है, बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, टारगेट ये रखना कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ये 1 घंटे में भर सकता है और ये 2 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है, घंटे बना लीजिए, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, और ये भाई साहब 1 घंटे में 8 लीटर खाली करेगा। 10 को 5 से डिवाइड करा 2 और 2 की गुणा 4 में करी 8 लीटर निकालेगा। बढ़े आगे। ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू किया गया। ये 10 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर निकालेगा, यानी 2 लीटर ओवरऑल टंकी में पहुंचेगा। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 2 घंटे में इन्होंने 4 लीटर पानी भर दिया होगा। बहुत बढ़िया। और बी को चालू कर दिया जाता है, यानी अब ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया है। ये 5 लीटर भरता है, ये 8 लीटर निकालता है, यानी 3 लीटर फालतू जो भरे हुए में से निकलता है हर घंटे मेरे भाई। तो उसने कहा है टैंक कब खाली होगा? तो टैंक में मौजूद है 4 लीटर, हर घंटे 3 लीटर निकलेगा, तो कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1 घंटा 20 मिनट बाद टैंक खाली हो जाएगा। 9 बजे टंकी चलाई गई थी, 2 घंटे बाद ए को बंद किया गया, 11 बज गए, और 11 से 1 घंटा 20 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो गई, यानी 12:20 पे खाली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? समान धारिता की 3 बोतलें हैं, यानी वॉल्यूम जो है वो तीनों का बराबर दिया हुआ है।
30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है। मैंने टोटल धारिता मान ली 100 लीटर की। तो ये संतरे का जूस पहले में 30 है, दूसरे में 40 है और तीसरे में 25 है। संतरे का जूस 100 लीटर में से सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह से भर दिया गया। इसमें 70 लीटर सेब का जूस आ जाएगा, इसमें 60 लीटर आ जाएगा, इसमें 75 लीटर। तभी तो तीनों 100 लीटर की बनेंगी, इक्वल वॉल्यूम की तभी तो बनेंगी मेरे भाई। तीनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया गया। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत कितना है? सेब का जूस कितना हो जाएगा? 7 7 14 और 6 20। क्या सेब की मात्रा इतनी हो चुकी है? टोटल कितने में? 300 में। तो 100 में कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा जी 3 सत्ते 21 नहीं होगा, 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, यानी कि 68 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? जूस का प्रतिशत जो होगा वो 68 सही 1/3% हो जाएगा। 100 क्यों मानी? 100 इसलिए मानी जो इक्वल वॉल्यूम बोला हुआ था और तीनों से कटने वाली संख्या 100 सबसे बेहतर थी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मारो तुक्का। एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सोच समझ के थोड़ा सा आंसर देना, ऐसे ही नहीं है कुछ भी आंसर दे दोगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए, उसने कहा इन दोनों का अंतर 3 से विभाज्य है। इन दोनों का अंतर करते हैं ना मेरे भाई, 10 की पावर 31 माइनस 5, और किसका अंतर 10 की पावर 30 प्लस p। इन दोनों का अंतर जो है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। जहां p एक अंक है तो p के कितने मान संभव है? p के कितने मान संभव है? अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रिमाइंडर आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 ही रिमाइंडर आएगा। माइनस 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 तिया 9, 1, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही बचेगा, और यहां माइनस p आ जाएगा। अभी मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल। प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। आपने कहा जी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा p + 2/3। अब मुझे p की वैल्यू बताइए कि क्या क्या रख दूं कि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे p की जगह 1 रखेंगे तो भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। p की जगह 4 रखेंगे तो भी ये 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा, और p की जगह 7 रखेंगे तो भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं? तो आप कहेंगे ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ऐसी 3 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएंगे। बताइए, एज का क्वेश्चन आपके सामने आया है और एज के तो आप माहिर हैं। बाहर माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, वो पूरा तो डिवाइड फिर भी होगा, माइनस हो या प्लस हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसे बंद कर देना भाई। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़े। एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात, ये व्यक्ति है और ये उसके पिताजी हैं, इन दोनों की आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। व्यक्ति की आयु का उसके पुत्र की आयु से, ये व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:1। पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 6 है, तो यहां से आप रेशो निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहां से देखेंगे, या फिर एक काम करिएगा यहां से ऐसे ही कर लीजिए, मत निकालिए रेशो, डायरेक्ट कर लीजिए। 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रम से 11-14 था, यानी व्यक्ति और पिताजी में अनुपात 11-14 था, और व्यक्ति और उसके बेटे में अनुपात 1 था। तो मेरे भाई इन तीनों का अनुपात 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा?
4 वर्ष पहले इतना हो जाएगा। आपने इसका रेशो निकाल लिया। जब आपने इसका रेशो निकाला तो रेशो इसका ये आया। आपके हिसाब से इसकी उम्र कितनी घट रही है? 1 वर्ष। यहां भी 1 वर्ष घट रही है, यहां भी 1 वर्ष घट रही है, यानी आपके हिसाब से 1 वर्ष घट रही है। उसने कहा है 4 वर्ष पहले ये रेशो हो जाता है। अगर 1 बराबर 4 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 साल का है। 1 बराबर 4 तो ये कितना हो जाएगा? ये 48 साल का है। और 1 बराबर 4 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? ये 60 साल के हैं। 12 वर्ष बाद दादा की आयु, 12 वर्ष बाद दादाजी 72 साल के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। पोते की आयु से अनुपात क्या होगा? ये 12 साल बाद पोता कितने का हो जाएगा? 20 का। तो मेरे भाई 4 से काटेंगे 18 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। रेशो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा? रेशो जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, बताइए। भागना मना है, क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है, क्वेश्चन से उलझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चिन्हित किया गया है। शीर्ष माना, आधी भुजा ये बना दी, शीर्ष माना आधी भुजा ये बना दी, और शीर्ष माना आधी भुजा ये बना दिया क्या? जो वृत्त में शामिल नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा 60 है तो पाई आर स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। ऐसे 3 है तो 3 की गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी इन तीनों का एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 आएगा या नहीं? अच्छा, पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22 बटे 7, और यहां आर स्क्वायर बटे में 2 भी रखना है, और आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन तीनों के एरिया को मैं इस ट्राइंगल के एरिया से घटा दूं तो क्या बीच वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा? ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताइएगा, अच्छा ये 10.5 कहां से लिया है? ये 10.5 कहां से ले लिया? त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज की भुजा 28 की है तो आधी लंबाई है, ये त्रिज्या 14 हो जाएगी, 28 का आधा 14 हो जाएगी मेरे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। √3/4 a स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 होता है। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 छिंग 24 हो जाएगा, यानी ये हो चुका है 196 √3। और इसमें से घटाना क्या है मेरे भाई? 7 दूनी 14 से 1 14 कट जाएगा, 14 दूनी 28 को 8 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएगा मेरे भाई। अब उसने कहा है √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 ली है। √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है और इसमें से 308 घटाना है। बेटा सॉल्व करने मत लग जाना, पहले यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट देखते हैं मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट तो 3 में सेम है, फिर डिजिटल सम लगा लेंगे, कोई बात नहीं। 6 × 18 पीछे 8 और 8 में से 8 जाएगा तो पीछे 308 ही है ना। अच्छा 6 × 18 पीछे 8 आएगा, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पीछे 8 वाला आंसर होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। अच्छा एक बात बताएंगे, 7 से ये भी कटता है, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 चौक 28, 7 चौक 28। दोनों जगह से 7 कॉमन लेके क्या आंसर 7 का मल्टीपल होगा? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कटता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कटता है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 58 होगा, नहीं कटेगा, यानी इन दोनों में से कोई आंसर है। अब मेरे प्यारे दोस्त अब आप लगा लीजिए डिजिटल सम, क्योंकि गुणा करना आसान नहीं है। 9 यहां से डिजिटल सम 7 आएगा, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है।
8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है 5, 5 में से 2 जाएगा तो आंसर का डिजिटल सम 3 आएगा। आंसर का डिजिटल सम 3 आएगा। 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 का डिजिटल सम 1 होता है, ये जवाब नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का डिजिटल सम 3 आएगा और इसका भी 3 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बल्लेबाज एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक जाता है, यानी कि मेरे भाई 96 रन बनाए हैं उसने। इस पारी में उसने छक्के चौके 3, 2 और 1 रन के रूप में इस रेशो में स्कोरिंग शॉट लगाए। अच्छा एक बात बताइए, ये छक्का है, एक छक्का लगाया है तो 6 रन हो गए, 3 चौके लगाए हैं तो 12 रन हो गए, और 2 बार 3 रन लिए हैं तो 6 रन हो गए, 7 बार 2 रन लिए हैं तो 14 रन हो गए, और 1 बार 10 रन लिए, 10 बार 1 रन लिया है तो ये 10 रन हो गए। तो टोटल रन 10 और 14 24, 24 36, 30 और 12 42 और 6 48, और उसने टोटल बनाए कितने हैं 96, यानी एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि गणना करें कि उसने 1 रन के रूप में कुल कितने रन बनाए हैं, यानी वो 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 है तो 10 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो कहावत सेट होती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम रोज एक क्वेश्चन ऐसा जरूर लेके आते हैं जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन की लेंथ तो रहेगी बहुत गजब की, लंबी चौड़ी रहेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो बहुत छोटा सा आएगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, या 2 या 2 से ज्यादा की बुकिंग पर 12% की छूट है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरे प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। 1500 रुपए के हिसाब से 2 कमरों की कीमत 3000 बैठती है। क्योंकि उसने 2 कमरे बुक किए हैं तो 12% का डिस्काउंट है। 12% मतलब 3/25, यानी 25 में 3 का डिस्काउंट है तो 25 में मेरे भाई 22 रुपए उसे देने पड़े होंगे। अब 5% का डिस्काउंट हो गया, यानी 20 पे 1 का डिस्काउंट, 20 में 19 रुपए उसे देने पड़े होंगे। तो आपने कहा 0 से 0 कट गई, 25 दूनी 50 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार। आंसर 11 का मल्टीपल, 9 और 2 11, 8 और 4 12 नहीं है। 5 और 1 6, 4 2 6 बिल्कुल है। 2 और 8 5 13 बिल्कुल है। 2 और 1 3, 8 6 14 बिल्कुल है। यूनिट डिजिट 9 दूनी 18, 8 सिंह पीछे 8 आएगा, ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई आंसर है। आंसर 3 का मल्टीपल, 8 और 1 9 6 15 2 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी का 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर है। सोचिए मेरे भाई। अच्छा, टंकी जो है वो हेमिस्फीयर की शेप में है तो वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है मेरे भाई, 10.5 मीटर का क्यूब। 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, क्या इतना वॉल्यूम हो गया। पूरी टंकी खाली नहीं करनी है, पूरी टंकी का 2/3 भाग खाली करना है, यानी इतना खाली करना है। अच्छा, 1 सेकंड में 7.7 लीटर निकलता है। अच्छा, मीटर क्यूब है। अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये 1 घंटे में कितना निकलता है? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में 7.7 लीटर निकलता है, तो 1 घंटे में यानी 3600 सेकंड में कितना निकल जाएगा? क्या ये इतना पानी निकल जाएगा 1 घंटे में? तो वो पूछ रहा है ये टोटल कितनी देर में खाली हो जाएगा। बस इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दें क्या? आपने कहा जी उड़ा दो। पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हटाइए, ये क्या लिख दिया था? 2/3। अच्छा, ये भी तो 10.5 होगा, ये भी तो 10.5 होगा मेरे प्यारे दोस्त, इंटू 10.5। ठीक है। तो ये 3 जीरो हटाई, नीचे 3 जीरो हम लोगों ने लगा दी। हमने गलती कर दी, इन तीनों को ही हटा देना चाहिए था। 1 जीरो तो इसको उड़ा दो। ठीक है, यहां 100 बच जाएगा। पॉइंट हटाइए, 1 जीरो ऊपर बढ़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा भैया 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा। 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा। 7 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा। कटेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 3 पंजे कितना होगा? 15 होगा। 3 पंजे कितना होगा? 15 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या बचेगा। 3 पंजे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। 35 पंजे 175/3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बेहद आसान क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो क्या ये संख्या a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगी क्या? नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल होगी। 127 प्लस 97, क्या ये संख्या जो है 7 7 14 को 4 हासिल 1, 9 2 11 12 को 2 हासिल 1, क्या ये संख्या हमेशा 224 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा बिल्कुल होगी। अगर ये संख्या 224 से डिवाइड होगी तो 224 का एक फैक्टर 32 भी है। 32 7 से गुणा करिए, 224 आ जाएगा। तो इसका एक फैक्टर 32 भी है, यानी ये संख्या 32 से भी पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताइए, यूपीएससी सीसेट 2024 में आपसे पूछा गया है। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए और 15% दोनों विषय में फेल हुए। तो फेल का चार्ट बना लीजिए मेरे भाई, वेन डायग्राम से कर दीजिए। अगर 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। अगर 70% हिंदी में पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, और दोनों विषय में फेल होने वाले 15%। तो 20 में से 15 गया, केवल और केवल 5% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 30 में से 15 गया, केवल और केवल 15% लोग ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये भी वो हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं, ये भी वो हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं। तो दोनों को मिला के टोटल 20% बैठ रहा है। दोनों को मिला के टोटल कितना परसेंट बैठ रहा है? तो आप कहेंगे टोटल 20% बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या कहना चाह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई, यानी 16% के हिसाब से उधार दिया गया। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज में 64 रुपए की वृद्धि हो जाती। आप मुझे बताइए, अगर अर्धवार्षिक किया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगी। तो पूरे साल की दर 2 बार 8% के हिसाब से 16.64% ब्याज बैठेगा।
भाई जब हम 8% पर समतुल्य लगाएंगे तो क्या एक साल का 16.64% ब्याज हो जाएगा? मेरे हिसाब से कितना परसेंट बढ़ा? आपने कहा पहले 16% था एक साल का, अब अर्धवार्षिक की वजह से 16.64% हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है 64 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू जवाब हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 64 से 64 कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल जो है वो 10,000 हो जाएगा। बस क्या कहा है मेरे भाई? ये कहा है कि ये रेट जो है अगर अर्धवार्षिक हो जाती है, हाफ ईयरली हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए होमवर्क है। ये मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या रहा आज का आपका 25 में से क्या स्कोर रहा, मुझे जरूर बताएंगे मेरे भाई। और ये सेट जो था एक गजब का सेट था, इससे ऊपर कभी भी एक सेट में इतना लेवल नहीं आएगा मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त अगर 25 क्वेश्चन उसने दिए हैं, अगर वो 17-18 क्वेश्चंस में आप लोगों का टाइम नहीं खर्च करने दे रहा है, तो वो कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों का टाइम जरूर खर्च कराएगा। तो आप ये मत सोचा करो कि इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन ने 1 मिनट खर्च की है आपकी, जो कि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, अगर इस क्वेश्चन ने आपकी 1 मिनट खर्च की है, करेगा नहीं फिर भी मैं कह रहा हूं, तो और क्वेश्चंस ने अपना टाइम बचाया भी होगा। कुछ क्वेश्चंस 10 सेकंड में भी हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस 20 सेकंड में भी हुए होंगे, तो उनका टाइम आप यहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो घबराना नहीं है प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे से चीजों को करना है और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस एक बार फिर से जरूर करना। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।